अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या मौजूदा हालात के तनाजुर में आम शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स की तरफ जाना चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? क्या मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि आपकी जेब इन हालात के बावजूद इजाज़त देती है या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि मौजूदा तनाजुर में जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है, इसमें जो पाकिस्तान की सलामती के जो इदारे हैं, उन्होंने कुछ बड़े फ़ैसले किए हैं। उन फ़ैसलों की ज़द में क्या ये हाउसिंग स्कीम्स आती हैं या नहीं? बिल्डर्स का प्रोजेक्ट क्या यानी कि मुस्तकबिल क्या हो सकता है, और बिल्डर्स के मुस्तकबिल से उनके मंसूबों का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? ये वो बुनियादी चीज़ है जो मैं आपको आज इस व्लॉग में मुख्तसर लेकिन तफसील के साथ आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप उसके बाद, मैं कतई तौर पर किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, किसी मंसूबे का नाम नहीं लूँगा, ओवरऑल जो सिचुएशन है हालात के तनाजुर में आपके सामने रख दूँगा। फिर आप फ़ैसला कीजिएगा कि आप घर, मकान, दुकान या किसी मंसूबे के अंदर प्लॉट बुक कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। क्योंकि गैर जानिबदारी बरतने के लिए मैं किसी मंसूबे का नाम नहीं ले रहा, तो ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बात कर देता हूं, ताकि फिर उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। देखिए, 3 से 4 हफ्ते से मुसलसल मैं एक बात कर रहा हूं, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और अब तो वो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर भी आना शुरू हो गई हैं। वो हैं कि करप्शन का जो सिस्टम है पाकिस्तान से जो अरबों डॉलर माहाना की सूरत में बाहर जाते हैं, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के, कह लीजिए कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या वो इदारे जो मुल्क की सलामती से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट यूँ कह लीजिए कि बराह रास्त, उसने बड़े स्टेप्स लेने का फ़ैसला किया। और मैं 4 हफ्ते से ये कह रहा हूँ कि ऐसा होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि करप्शन के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा और किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और ख़ासकर वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम्स पर इसके असरात मुरतब होना है, लेकिन इसका सिलसिला जुड़ा हुआ है, ताल्लुक़ जो मजबूत है या इसकी जड़ें जो मजबूत हैं, वो सिंध से हैं। सिंध के अंदर एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो बज़ाहिर नज़र आती है, जिसका एक वज़ीर आला भी है, वज़रा भी मौजूद थे, काबीना भी है, लेकिन इसके पीछे करप्शन का पूरा की पूरा एक सिस्टम और है जो कि मुतवाज़ी हुकूमत चलाया करता है। उस मुतवाज़ी हुकूमत को बेसिकली जड़ से उखाड़ने का मंसूबा किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने। 4 हफ्ते पहले मेरे पास ये खबर भी थी, मैंने सबसे शेयर भी की थी और कहा था कि बहुत सारे वज़रा के नाम वॉच लिस्ट में आ जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डर्स इसमें फंस जाएंगे और जो इसमें करप्शन का निज़ाम है उसको हिला दिया जाएगा मुसलसल। अब वो सारी की सारी खबरें जो मैं 4 हफ्ते से मुसलसल कह रहा हूँ, अब टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए आपको मिलना शुरू हो गई होंगी, अगर आप सोशल मीडिया, टेलीविज़न या अखबारात पढ़ रहे होंगे। अब होगा क्या? क्या इसके बराह रास्त असरात मुरतब होंगे हाउसिंग स्कीम्स पर? जी हाँ, मैं बता देता हूँ तफसीलात, गौर से ज़रा सुन लीजिएगा। देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक चूँकि सेक्रेटरी बल्दियात ने एक हुक्मनामा जारी किया और वो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला सिंध के अहकामात से हुआ, उन्होंने भी कहाँ से वो अहकामात आए होंगे कि करप्शन की बुनियादी जड़ें हैं, कराची सोने की चिड़िया है ज़मीन, तो सबसे पहले तो इस ज़मीन के ऊपर लॉक लगाया जाए। लॉक क्या? लीज़ बंद कर दी गई है, ट्रांसफ़र बंद कर दिया गया है, लेआउट प्लान बंद कर दिया गया है, नक्शों की मंजूरी बंद कर दी गई है। उसकी वजह से क्या हुआ है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मुख्तियारकार, तप्पेकार और पूरे के पूरा जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, जो कह लीजिए कि सुबह इस नीयत से अपने दफातर में आता है कि शाम में कितने लाख और कितने करोड़ का सौदा करना है, कितने लाख कमाने हैं, नीचे कितने देने हैं, ऊपर कितने देने हैं, पूरा की पूरा एक सिस्टम है, वो चुप होकर बैठ गया है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर, मुख्तियारकार और तप्पेकार हैं, ये बैक डेट के अंदर काम ज़रूर कर रहे हैं और पुराने रेटों से ज़्यादा बढ़ाकर, ब्लैक मार्केट जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये काम किया जा रहा है। इसका तोड़ भी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है, वो आ जाएगा सामने। अब होगा क्या? चूँकि ये सारा की सारा पाकिस्तान की जो ब्लैक इकॉनमी है, जो जितनी करप्शन करता है, कहाँ लगाता है, जो पाकिस्तान से बाहर ले जाने का जिसको मौका मिलता है तो ले जाता है, लेकिन बेशुमार ऐसी दौलत है जो पाकिस्तान में ही मौजूद रह जाती है और वो हवाला हुंडी के ज़रिए बैरून मुल्क नहीं जा सकती। तो क्या करते हैं जो ब्लैक इकॉनमी या हराम की कमाई जिसे कह सकते हैं, वो रिश्वत लेने वाले,
وہ مختلف ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر یہ پیسہ لگاتے ہیں. کسی کے پاس کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے افسران کے پاس 100 گھر ہوتے ہیں, کسی چوکیدار کے نام کے اوپر, بیوی کے کہہ لیجئے کہ میکے کے بہت سارے افراد کے اوپر نام ہوتے ہیں. اس طرح کی ساری چیزوں کو روکنے کے لیے کیا ہوگا, جب یہ زمین کے معاملات روکے جائیں گے, ڈیفینیٹلی اس کا اثر براہ راست پڑے گا ہاؤسنگ اسکیمز پر. اور جو ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرنے والے خود مالکان ہیں, چونکہ ان کے پاس بھی بلیک اکانومی ہوتی ہے بڑی تعداد کے اندر, وہ بھی دھرے جائیں گے. جب وہ دھرے جائیں گے, ریونیو کا پورا عملہ اس وقت کام نہیں کر رہا جو بلیک اکانومی کو آگے سے پیچھے کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان کے ریٹس بھی نیچے آنا شروع ہوں گے. اور چونکہ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ مارکیٹ میں نہیں نکلے گا, جب لوگ اپنی وہ دولت کو نکال کر گھر نہیں خریدیں گے, مکان نہیں خریدیں گے, پلاٹ نہیں خریدیں گے, تو ایسی صورت میں پلاٹ زیادہ ہو جائیں گے, ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جگہ زیادہ ہو جائے گی اور مارکیٹ ویلیو بیٹھ جائے گی. ایسے حالات میں اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ کو ہاؤسنگ اسکیمز کی طرف جانا چاہیے. بہت سارے لوگ اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ اگر قیمتیں کم ہوں گی تو پھر ہم لے لیتے ہیں جلدی جلدی. یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا. لیکن جب آپ یہ سوچیں کہ قیمتیں بیٹھ رہی ہوں گی تو زمین کی کہہ لیجئے کہ قانونی پوزیشن کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. تو کراچی, گڈاب ٹاؤن, سرجانی, اسکیم 3300, بلدیہ, بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پر پولٹری فارم کی اراضی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اس کو کنورٹ کر کے ہاؤسنگ اسکیم چلائی جا رہی ہیں. میں پچھلے دنوں بھی گیا ہوا تھا گڈاب کی طرف. اسکیم 33 کے اندر درجنوں نہیں سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس پہ کوسچن مارک ہے. اب آپ سستے کے اندر آ کر, لالچ کے اندر آ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں, یہ فیصلہ بھی آپ کا ہے. جب کرپشن کے خلاف کارروائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی زمینوں کی اصل جو حیت ہے, قانونی پوزیشن ہے, اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. اس جانچ پڑتال کے بعد کیا وہ ہاؤسنگ اسکیم قانونی ٹھہرے گی یا نہیں ٹھہرے گی, یہ بھی ایک کوسچن مارک ہوگا. چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ غیر جانبداری برتنے کے لیے میں صرف آپ کو حقائق بیان کروں گا, تو اس لیے میں نے جو سارے حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, اسکیمز میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو لگائیے, نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیے. لیکن اگر میری اس پوری گفتگو کے دوران آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہا ہو تو ضرور نیچے لکھیے گا. میں آپ کے اس سوال کے جواب کے تناظر کے اندر جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ کو یہ معلومات کے لیے ولاگ اچھا لگا ہو تو اس کو آگے پھیلائیے گا معلومات تک کے لیے, کہ بہت سارے لوگ آپ کے انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہتے ہوں گے, نہیں بھی تو انہیں بھی فائدہ ہو. کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا, لائک اور فالو بھی کیجیے گا. خدا حافظ.